सेकंड चैप्टर श्वसन है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर श्वसन। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे श्वसन है क्या, सांस लेते हैं जो हवा को ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वही कहलाता है श्वसन। ठीक, और पिछले क्लास में बताए थे कि श्वसन में हम लोग श्वसन की क्रिया में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलता है। ठीक, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलता है। इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट होते हैं, 3 फास्फोरस, जिसमें अंतिम फास्फोरस से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक, अंतिम फास्फोरस से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उसे ऊर्जा संभरक भी कहते हैं। श्वसन की क्रिया कोशिकाओं में होती है। कोशिकाओं को पूर्ति के लिए, शरीर के सभी भाग को पूर्ति के लिए, इसीलिए इस श्वसन को हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक, एक कोशिकीय जीव में श्वसन विसरण की क्रिया द्वारा होता है, आगे बताएंगे हम। एक कोशिकीय जीव में श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होता है। ठीक, विसरण क्या है ये हम आगे बताएंगे। ठीक, अब श्वसन है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, तो वो भी हम बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड की एग्जाम में, श्वसन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, और एक क्वेश्चन आता है मानव के श्वसन तंत्र का वर्णन करें। मतलब मनुष्य में सांस लेने की क्रिया कैसे पूर्ण होती है, प्रथम चरण से अंतिम चरण तक। तो हम लोग अभी ये देखते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहले लोग पॉइंट समझ लेंगे। पहला होता है वायवीय श्वसन, और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन हुआ क्या, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पहला पॉइंट, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। दूसरा पॉइंट, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, और इसमें तीसरा पॉइंट, इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक, ग्लूकोज का विखंडन होता है तो क्या, 1 मोल जल और CO2 निकलता है और ऊर्जा ATP के रूप में निकलता है। ठीक, चौथा पॉइंट है ये। 5वां पॉइंट अब इसमें क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो अब क्या हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, तो नहीं, ग्लूकोज नहीं होता। हमारे यकृत के पेशियों में, यकृत के पेशियों में, यकृत जो लीवर होता है उसके पेशियों में ग्लाइकोजन होता है। यही ग्लाइकोजन टूट के जब हमको ऑक्सीजन की ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, यही ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लाइकोजन होती है कहाँ, यकृत के पेशियों में। तो हम लोग देखेंगे क्या, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें ग्लूकोज का विखंडन जो होता है यकृत के पेशियों में पाए जाने वाली ग्लाइकोजन से होता है। ग्लाइकोजन जब टूटता है तो ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, 1 मोल जल, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और ATP के रूप में ऊर्जा, ATP के रूप में ऊर्जा। इसमें 3 फास्फोरस होते हैं, अंतिम फास्फोरस से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसीलिए इसे
ऊर्जा संभरक भी कहते हैं। अंतिम फास्फोरस को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा संभरक। ठीक। एक ऑब्जेक्टिव आता है कि श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में निकलती है, एटीपी या एडीपी। एडीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब कि एडीपी में 2 फास्फोरस होंगे और एटीपी में 3 फास्फोरस। टी का यहाँ अर्थ हुआ ट्राई, ट्राई का अर्थ होता है 3। ठीक। मोनो अगर कहीं बोले, मोनो, मोनो का अर्थ होता है 1, डाई का अर्थ 2, ट्राई का अर्थ 3। ये केमिस्ट्री में हम बताएंगे 10 11 तक, डेका ऐसे कर करके, पोली ऐसे कर करके आता है। ठीक। तो वायवीय श्वसन क्या है? यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इसे ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं, वायवीय श्वसन को। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इसे ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। और जिस तरह से यहाँ ग्लाइकोजन जो टूट के ग्लूकोज बना रहा है, ठीक, यहाँ पे अवायवीय श्वसन में जब हम आएंगे तो वहां बताएंगे कि पाइरूवेट का निर्माण होता है। ठीक, पाइरूवेट का निर्माण होता है। और जब पाइरूवेट टूटता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। क्यों? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। जब पाइरूवेट टूटता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक। और जब लैक्टिक अम्ल, यही लैक्टिक अम्ल दूध में भी होता है, यही लैक्टिक अम्ल दूध में भी होता है। ठीक। तो जब पाइरूवेट का निर्माण होता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है। क्यों? लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण। तो पाइरूवेट जो होता है किण्वन की क्रिया के द्वारा, किण्वन की क्रिया के द्वारा था। किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है, ईस्ट फीता क्रीम, ये सब बताया था ना, जो परजीवी में आया था, वही ईस्ट में होती है। और किण्वन में होता है क्या? इथेनॉल टूटता है, इथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक। तो ये पॉइंट हम अब वायवीय में बताएंगे, उससे पहले हम लोग वायवीय श्वसन में हम लोग लिखते हैं। पहला लिखेंगे हम लोग क्या? वायवीय श्वसन। ठीक। वायवीय श्वसन वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इसे ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। ठीक। ऑक्सीश्वसन यानी वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें जो ग्लूकोज का विखंडन होता है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत के पेशियों में रहता है। C6H12O6 यानी ग्लूकोज का विखंडन। ठीक, ग्लूकोज का विखंडन ग्लाइकोजन एंजाइम की उपस्थिति में टूटता। ठीक, ग्लाइकोजन एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है, जो कहाँ होता है? यकृत में, यकृत के पेशियों में उपस्थित होता है।
ठीक, हम लोग 4 पॉइंट देखें और पॉइंट है। और यह कब टूटता है? जब हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह इसका देखेंगे समीकरण कैसे टूटती है। जब ग्लाइकोजन एंजाइम की उपस्थिति में ठीक, एंजाइम की उपस्थिति में किस चीज में बदल जाता है? C6H12 वो 6 में टूट जाता है। ठीक, और ये ग्लूकोज टूट के किस चीज में बदल जाता है? ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है हमें। ठीक, जल देता है 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक, और जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वायुमंडल में जो गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इधर लिखते हैं एटमॉस्फेयर यानी जो वायुमंडल में है, और इधर हम लोग जो ग्रहण करके छोड़ते हैं वो, ठीक, छोड़ते हैं वो। ठीक है, कितना? 78% नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में, 78% हम लोग लेते हैं। ठीक, तो ये हम आगे बता देंगे, आगे टॉपिक में आएगा तो इसका है आगे प्रयोग। तब तक देखते हैं क्या हुआ। वायवीय शोषण, वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय शोषण कहते हैं। इसे ऑक्सीशोषण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होती है। ठीक, कैसे? जब ऑक्सीजन ब्लड के सहारे कोशिका तक पहुंचती है और कोशिका इसे माइटोकॉन्ड्रिया तक स्थानांतरण कर देती है, और इसमें ग्लूकोज का विखंडन जो होता है यकृत के पेशियों में उपस्थित ग्लाइकोजन के एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता है। ग्लाइकोजन एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता है तो वही ग्लूकोज में बदल जाता है। और जब हमें अधिक ऊर्जा, ठीक, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फिर वही ग्लूकोज टूट जाता है। ठीक, एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा देने लगता है। उतारिए इसको। और ये क्रिया जो होती है उच्च जीवधारियों में होती है। बड़े बड़े जीव, जैसे इसका उदाहरण मानव हम लोग हो सकते हैं। अगला लिखेंगे अवायवीय श्वसन। सेकेंड लिखेंगे अवायवीय श्वसन। उसमें लिखे थे हम लोग क्या किया, क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें लिखेंगे यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और इसलिए इसे अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे कहते हैं अनॉक्सिक शोषण।
इसे अनॉक्सिक श्वसन भी कहते हैं। इसे अनॉक्सिक श्वसन भी कहते हैं। जिस तरह से उसमें हम बताए थे कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इसमें लिखेंगे यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। और उसमें लिखे थे कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है एंजाइम की उपस्थिति में, जो कहाँ होता है, यकृत के पेशियों में। लेकिन इसमें जो होता है ग्लूकोज का निर्माण कम मात्रा में होता है और पाइरूवेट का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक, इसमें ग्लूकोज का निर्माण कम मात्रा में होता है। अभी कैसे होता है, यह इसमें ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से पाइरूवेट का निर्माण होता है। ठीक, तथा ग्लूकोज का कम मात्रा में निर्माण होता, विखंडन होता है। सॉरी, पाइरूवेट का निर्माण लिख दिए हैं, पाइरूवेट का विखंडन। पाइरूवेट का विखंडन होता है तथा ग्लूकोज का कम मात्रा में विखंडन होता है। और जब पाइरूवेट का विखंडन होता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पाइरूवेट के विखंडन के स्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और ये पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, ठीक, सब कार्बनिक तत्व है। ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल में और लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, टूट जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। और यही लैक्टिक अम्ल के कारण जोड़ों में दर्द होने लगती है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द। ठीक, पॉइंट पूछता है यहाँ से, इसमें पॉइंट इसको नहीं घुसाएंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया द्वारा, किण्वन प्रक्रिया के तहत जो पाइरूवेट है वो इथेनॉल में बदल जाता है और लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। यही लैक्टिक अम्ल के कारण बुढ़ापा में जोड़ों में दर्द होने लगता है। ठीक, तो किण्वन की क्रिया होती है किसमें, ईस्ट, फीता कृमि, गोल कृमि। ठीक, ये तीन इसके मुख्य उदाहरण हैं। ठीक, और ये तो भी बोल सकते हैं अवायवीय श्वसन किसमें होती है, ईस्ट, फीता कृमि और गोल कृमि में। ठीक, यह क्रिया किसमें होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे अनॉक्सिक श्वसन भी कहते हैं। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, तो यह कोशिका द्रव में होती है।
ठीक। इसमें ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से पाइरूवेट का विखंडन होता है, और जब पाइरूवेट का जो विखंडन होता है तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने के कारण किण्वन प्रक्रिया के तहत पाइरूवेट इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। जब यह लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो जब शरीर में यह लैक्टिक अम्ल के रूप में टूटेगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। और यह किण्वन की क्रिया ईस्ट, फीता क्रीम और गोल्ड क्रीमी में होती है। एक क्वेश्चन पूछ सके आप लोग से बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर में, किण्वन क्या है लिखें। तो किण्वन लिखेंगे, किण्वन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन करती है, जो परिणाम स्वरूप इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल में टूट जाती है। यही लैक्टिक अम्ल के कारण जोड़ों में हमें दर्द रहने लगता है। ठीक, तो अब आइडिया शोषण भी खत्म हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है श्वसन अंग। सभी जीवों का श्वसन अंग अलग अलग होता है। ठीक, जीवों का वर्गीकरण बहुते आधार पे किया गया है, श्वसन अंग के आधार पे, शरीर की बनावट के आधार पे, कौन कहाँ पे रहता है, स्थल है, जलचर है या दोनों में उभयचर प्राणी है, इस आधार पे भी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम लोग को क्वेश्चन पूछता है विभिन्न जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं कैसे। ठीक, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछता है और पूछ देगा डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, तिलचट्टा का, ठीक, मनुष्य का, मछली का, टैडपोल का, ठीक, इन सभी का पूछ देता है श्वसन अंग। जब मेढक का बच्चा होता है जो टैडपोल, उसका भी श्वसन अंग अलग होता है, मछली की तरह बचपन में दिखता है, और जब वही मछली जो रहता है बड़ा होता है तो मेढक बन जाता है। ठीक, बड़ा होते होते मेढक बन जाता है, तो मेढक का श्वसन अंग अलग अलग होता है। ठीक, और मेढक का बच्चा जो टैडपोल होता है तो वो उसका अंग अलग अलग होता है। एक क्वेश्चन है विभिन्न जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं कैसे। तो जैव विविधता के आधार पर भी हम लोग श्वसन अंग बांट सकते हैं। जैव विविधता का अर्थ हुआ कि जीवों के बीच अंतर ढूंढना। किस आधार पे हम लोग अंतर ढूंढ रहे हैं, उसके आवास के आधार पे जैव विविधता को कर सकते हैं। श्वसन अंग के आधार पे हम लोग अभी कर रहे हैं। श्वसन अंग के आधार पे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभिन्न जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होता है कैसे। जैसे तिलचट्टा ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। ठीक, व्हेल मछली फेफड़ा से सांस लेता है, मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक, मछली गिल्स यानी गलफड़ा से सांस लेता है, उसके पूछ रहा है। आंसर लिखेंगे विभिन्न जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। विभिन्न जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। दो नंबर का ये क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के आधार पर जीवों को बांटा गया है। मतलब कौन कौन से जीव है, कौन कैसे श्वसन की क्रिया पूरी करती है। तो विभिन्न जीवों श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे देख लेते हैं, हम लोग कॉलम बना लेते हैं। ठीक, मेढक, तिलचट्टा, व्हेल यानी हवेल जिसको बोलते हैं हम लोग,
मनुष्य, मछली, और एक दो हो जाए केचुआ, ठीक। अब देखते हैं सबका श्वसन अंग। मेढक में जो है त्वचा से सांस लेता है, मेढक त्वचा से सांस लेता है, ठीक। जब यह जमीन के अंदर होता है, ठीक, जब यह जमीन के अंदर होता है तो यह त्वचा से सांस लेता है। कैसे? जब इसका शरीर भीगा हुआ रहता है जमीन के अंदर त्वचा से सांस लेता है, और जब यह पानी में रहता है तो इसका जो शरीर भीगा हुआ रहता है उससे सांस लेता है। यानी हम डायरेक्ट तौर पे कर सकते हैं, मेढक किस चीज से सांस लेता है? त्वचा से, ठीक, अपने स्किन से, तिलचट्टा ट्रेकिया से। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया है। वेल का क्या होगा? फेफड़ा। मनुष्य का भी फेफड़ा। हवेल जो है मनुष्य की तरह बुद्धिजीवी मछलियों में आता है, बुद्धिजीवी जीवियों में आता है। हल्का इसका व्यवहार मनुष्य वाला व्यवहार बुद्धिजीवी मछली कहते हैं, जो मात्र भारत के गंगा नदी में है और कोई नदी में नहीं है, ठीक। और मछली किसी से सांस लेता है? गलफड़ा से, गिल्स। मछली गिल्स से सांस लेता है। और केचुआ जो है ये भी त्वचा से सांस लेता है। केचुआ और मेढक त्वचा से सांस लेता है। और उसके बाद एक आता है मेढक का बच्चा जो टैडपोल कहलाता है। टैडपोल यानी मेढक का बच्चा। ये जो है टैडपोल ये भी लेता है गलफड़ा, हाँ, गलफड़ा से सांस लेता है यानी गिल्स से। मेढक का बच्चा भी गिल्स से सांस लेता है। जब मेढक का बच्चा छोटा छोटा होता है तो उसमें मछली के शेप में दिखता है, उस समय मछली के शेप में दिखता है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो जिसको उतारना। एक बार देख लो फिर से। मेढक त्वचा से, केचुआ त्वचा से। मेढक और केचुआ त्वचा से सांस लेता है। मेढक केचुआ त्वचा से सांस लेता है। और मेढक का जो बच्चा है टैडपोल कहलाता है। पूछता है क्वेश्चन, मेढक का बच्चा कहलाता है टैडपोल। ऑब्जेक्टिव में पूछा है। मेढक का बच्चा जो है उसका श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। उसका श्वसन अंग गिल्स है। श्वसन अंग कहने का अर्थ हुआ सांस लेने का जो अंग है। जैसे हम लोग ऐसे बायरूपी देखते तो नहीं लगता कि नाक से सांस लेते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक। और सांस छोड़ते क्या है? सांस छोड़ने में हम लोग को डायफ्राम मदद करता है। सांस छोड़ने में हम लोग को डायफ्राम मदद करता है। लेकिन उस समय जब गर्भवती महिलाएं होती है उनकी डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। ये जो पसली है वो सहायता करता है सांस छोड़ने में। अगर किसी मनुष्य का डायफ्राम हट जाए तो वह मनुष्य अचानक से मर जाता है, जिसको बोलते हैं गस्ती टाइप आ जाना और मर जाना, ठीक। और गर्भवती महिलाएं में पेशियां कह रहे हैं, ये क्या बोलते हैं उसको? पसलियों की सहायता से सांस छोड़ती है, ठीक। और उसके बाद होता क्या है कि कभी कभी देखती होगी कि सांस अटक गया, ठीक। तो श्वास नली जो है, श्वास नली इस तरह से होता है, उसके बाद इधर बढ़ जाता है, ठीक। ये श्वास नहीं, कार्टिलेजिस पदार्थ का इस पे एक बना होता है सी शेप आकार का, जो श्वास नली है सी शेप का आकार का गोल गोल बना रहता है। अगर ये नहीं रहे, ठीक, तो ये जो पाइप है ये चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो सांस लेने में नहीं बनता है। इसीलिए ये पाइप दिया हुआ रहता है। उतना कठोर नहीं रहता है, लेकिन हड्डी टाइप रहता है, कठोर रहता है, वो कैल्शियम का बना, ठीक। कठोर उतना नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये पाइप चिपके नहीं। अगर ये पाइप चिपक गया गलती से भी
तो सांस लेने में दिक्कत होगा और अचानक मौत भी हो सकता है। श्वसन अंग पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा क्लियर कर देंगे कहाँ पे क्या है। नासा क्षेत्र पर पहले हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, वहाँ पे नाकों में ढेर सारे बाल होते हैं, फिर नासा कपाट पे, फिर क्या बोलते हैं उसको, श्वास ग्रसनी में जाती है जहाँ पे भोजन और हवा दोनों जाती है, फिर ग्रास स्वर तंत्र में, उसके बाद ग्रास नली में आती है, उसके बाद यहाँ पे 2 भागों में विभक्त होती है और वायु कोष्ठ में जाके जमा होती है, ठीक। और वहाँ से पूरे रुधिर के सारे शरीर के सभी कोशिका तक जाती है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, ठीक। तो हम लोग श्वसन अंग देख रहे हैं। मेढक और केचुआ का त्वचा होगा और मेढक का बच्चा जो टेडपोल होगा उसका श्वसन अंग गिल्स होगा, और मछली का भी श्वसन अंग गिल्स ही होता है, क्योंकि जब मेढक का बच्चा होता है टेडपोल, वो बिल्कुल मछली की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसका भी श्वसन अंग गिल्स ही है, ठीक। याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। मेढक और केचुआ का त्वचा होगा, मेढक और केचुआ का त्वचा होगा, और मेढक का बच्चा जो टेडपोल होगा बचपन में यह बिल्कुल मछली की तरह दिखता है, इसीलिए मछली का श्वसन अंग गिल्स है, तो टेडपोल का भी श्वसन अंग गिल्स ही होगा, टेडपोल का भी श्वसन अंग गिल्स ही होगा। मनुष्य का तो सब जानता है कि फेफड़ा होगा, मनुष्य का सब जानता है फेफड़ा होगा, और व्हेल मछली का केवल हमको याद रखना है कि फेफड़ा होगा, व्हेल मछली का फेफड़ा होगा, व्हेल मछली का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। तिलचट्टा का ट्रेकिया होता है, ठीक, तिलचट्टा का ट्रेकिया होता है, तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया होगा। व्हेल और मनुष्य का फेफड़ा होगा, व्हेल और मनुष्य का फेफड़ा होगा, और मछली का गलफड़ा होगा, और बिल्कुल मछली की तरह दिखने वाले मेढक का बच्चा टेडपोल का भी श्वसन अंग गिल्स ही होगा, ठीक। केचुआ और मेढक का श्वसन अंग त्वचा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, एक कोशिकीय जीव में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो 2 क्रियाएं होती है, विसरण की क्रिया और एक प्रासरण की क्रिया, वो हम बताएंगे। एक क्वेश्चन आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन आता है श्वसन और दहन में क्या अंतर है, ठीक, इसी चैप्टर का है। एक क्वेश्चन आता है स्वच्छावास क्या है, अभी वही देख लेते हैं हम लोग, स्वच्छावास क्या है। ठीक, श्वास क्या है, मतलब सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया कहलाती है स्वच्छावास, ठीक। यानी ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 का त्यागना, यही है स्वच्छावास। शॉर्ट में सांस लेते हैं उसको कहते हैं निश्वसन, ठीक, और सांस छोड़ते हैं उसको कहते हैं निःश्वसन। सांस लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन के रूप में तो निःश्वसन, और सांस छोड़ते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तो उसको कहते हैं निःश्वसन। सांस छोड़ना यानी निकालना, निकालने की क्रिया निःश्वसन, और ग्रहण करने की क्रिया निःश्वसन, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्वच्छावास क्या है, लिखेंगे श्वसन क्रिया के दौरान, इसका आंसर हम लोग देंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, स्वच्छावास क्या है। श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान सांस लेने एवं श्वास छोड़ने, श्वास छोड़ने की क्रिया श्वास कहलाती है।
ठीक। श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। जब हम लोग श्वास लेते हैं O2 के रूप में लेते हैं, जब हम लोग श्वास O2 के रूप में लेते हैं यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसको कहते हैं निश्वास। उसको कहते हैं निश्वास कहते हैं या निश्वसन। ठीक। तथा जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसे निश्वास कहते हैं या निश्वसन कहते हैं। बस इतना ही पॉइंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है श्वासोच्छ्वास क्या है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं और निश्वास को हम लोग तो प्रश्वास भी कहते हैं। एक पॉइंट डाल लेंगे, निश्वास को प्रश्वास भी कहते हैं। और निश्वास को भी कुछ कहते हैं शायद उच्छ्वास। ठीक। उच्छ्वास, प्रश्वास, उच्छ्वास ये भी पूछ सकता है आपको कि प्रश्वास उच्छ्वास में क्या अंतर है। ठीक। तो ये दोनों के बीच अंतर क्या होगा, सांस लेने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। ठीक। प्रश्वास में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। लिख देंगे इसमें भी और पॉइंट ढुका देंगे। जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अपना तर्क के आधार पे आंसर करना है हमको। अंतर वाले क्वेश्चन में अपने तर्क के आधार पे करना है। जब एक पॉइंट घुसा तो उससे अगला पॉइंट क्या निकल सकता है। ठीक। तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, जिनको उतारना उतार ले। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। उससे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और यहाँ ऑक्सी का अर्थ हुआ ऑक्सीजन और कार्बोक्सी का अर्थ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे हम लोग। ऑक्सी का अर्थ हुआ ऑक्सीजन और कार्बोक्सी का अर्थ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। और हीमोग्लोबिन क्या है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जो हमारे आरबीसी में रहता है। हमारे आरबीसी
रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल में रहता है और यह प्रोटीन है, एक प्रकार का हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो गई, यानी हीमोग्लोबिन के शरीर में कमी हो गई, अगर वह बच्चा है या बूढ़ा है या गर्भवती महिलाएं हैं तो उसको एनीमिया रोग हो जाता है। जो खून की कमी से होती है। हीमोग्लोबिन का कम होना यानी कि श्वेत लाल रक्त कण का कम होना, लाल रक्त कण यानी कि श्वेत बार बार बोला जा रहा है, लाल रक्त कोशिका का कम होना यानी कि खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन अगर कम जाएगा तो खून की कमी होगा और खून की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग बच्चा, बूढ़ा तथा गर्भवती महिलाएं में ज्यादा होती है। ठीक, बच्चा, बूढ़ा और गर्भवती महिलाएं में ज्यादातर होती है। तो हम लोग देख लिए ऑक्सी और कार्बोक्सी का अर्थ हुआ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक, और हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसका शिकार बच्चा, बूढ़ा और गर्भवती महिलाएं ज्यादातर होती है। इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है हमारे आरबीसी में ही होती है मौजूद, और हमारे शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर। ठीक, और खून जो है, खून दो भागों में बांटा गया है, एगो प्लाज्मा के रूप में, एगो कोशिका के रूप में, प्लाज्मा के रूप में और एक कोशिका के रूप में। प्लाज्मा के रूप में है जो 92% जल और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में 92% जल और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका 3 भागों में हो जाती है। इस क्वेश्चन के लिए हम केवल इतना बता रहे हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, और तीसरा प्लेटलेट्स। जब डेंगू मच्छर काटता है तो शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है, और जब उसका इलाज कराएंगे तो प्लेटलेट्स अगर बढ़ रहा है तो समझे कि डेंगू से हम लोग, डेंगू के उपचार से हम लोग मुक्त हो रहे हैं, डेंगू काटा उससे ठीक हो रहे हैं। जब डेंगू काटता है तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स घटने लगता है। ठीक, और कोशिका कितने भागों में होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। अधिकतर सभी एग्जामों में 10th बेसिस जो एग्जाम हुआ है अभी तक, लगभग सभी में पूछा है शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सब विस्तार से आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आने के कारण हम बता रहे हैं। यही आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और आरबीसी का जीवन काल होता है 80 से 120 दिन। ठीक, और आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना पॉइंट डीप जाने की जरूरत नहीं है, जब इसका क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। और हीमोग्लोबिन का एक और कार्य है, जैसे रक्त का कार्य क्या, परिवहन करना एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से अगले स्थान तक, यानी कि शरीर के सभी भागों में किसी भी पदार्थों को पहुंचाना। जैसे पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम का कार्य होता है, वैसे ही हमारे शरीर में रक्त का
हीमोग्लोबिन का कार्य है। हम लिखेंगे हम क्वेश्चन आंसर, हमारे शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है यह परिवहन का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है। ठीक, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेकिन क्या, जब हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, तो दूसरा आएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें हो गया जब हीमोग्लोबिन CO2 का परिवहन करता है CO2 का परिवहन करता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन हम लोग ये देख लेते समझ लेते हैं। ऑक्सी का अर्थ हुआ ऑक्सीजन, कार्बोक्सी का अर्थ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, और हीमोग्लोबिन जो है हमारे आरबीसी में उपस्थित होता है, जो इसका कार्य है किसी भी पदार्थों को हमारे शरीर में परिवहन करना। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर हीमोग्लोबिन के शरीर में कमी हो जाती है, यानी कि खून की कमी होना, खून की कमी होने से या हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया रोग का शिकार हो सकते हैं। ठीक, और एनीमिया रोग जो है बच्चा, बूढ़ा और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करते, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जब हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन करता है हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो वो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन के सहारे सभी कोशिका तक आता है, सभी अंगों की कोशिका तक आता है रक्त। ठीक, या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, और कोशिका के बाद माइटोकॉन्ड्रिया तक। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या हुआ, जब हीमोग्लोबिन CO2 का परिवहन करता है। ठीक, जब हीमोग्लोबिन CO2 का परिवहन करता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और एक खास बात है कि हमारे जो आरबीसी होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होते हैं, सेंट्रोसोम, केंद्रक नहीं होते हमारे आरबीसी में, केंद्रक नहीं होती, ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। और डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, जो विभिन्न तरह के रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करता है। एक क्वेश्चन पूछता है, श्वेत रक्त कण या श्वेत रक्त कोशिका को शरीर का सिपाही कहा जाता है, क्यों? तो वो हम आगे बताएंगे जब हम ब्लड टॉपिक शुरू करेंगे, इसी चैप्टर में है। ब्लड टॉपिक जब शुरू करेंगे तो उसमें हम बताएंगे ब्लड में है क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
ठीक, तो आज के लिए इतना ही है।